नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आज उसका लेक्चर नंबर 9 या 9। चलिए आज क्या बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे उपभोक्ता का बजट और फिर बात करेंगे बजट सेट एवं बजट रेखा की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। उपभोक्ता का बजट या कंज्यूमर्स बजट जिसको कहा जाता है। अभी तक की जो कहानी आप लोगों ने जानी, हम लोगों ने सब कुछ जान लिया कि गणनावाचक क्या है, क्रमवाचक क्या है, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया और हम लोगों ने ये चीज भी देख ली कि गणनावाचक की तुलना में क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि हम हमारी उपयोगिता की, हमारी संतुष्टि की गणना नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते, पर हम रैंक दे सकते हैं, हम ऑर्डर दे सकते हैं, हम एक क्रम दे सकते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं उपभोक्ता का बजट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बजट है बच्चों। देखिए, और ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसी बातें हैं इकोनॉमिक्स की जिनसे आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर हमने तो पहली बार नाम सुना है। आज आपके पापा मम्मी भी पैसा कमाते हैं, अर्न करते होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ 10,000, 20,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख रुपए महीने के लेकर के आ रहे होंगे। अब वो भी एक बजट बनाते हैं। बजट का सीधा सा अर्थ क्या होता है पहले तो मैं आपको वो समझाऊंगा। इस बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा और ये उपभोक्ता का बजट क्या होता है वो भी समझाऊंगा। अब हम लोग थोड़ा सा मैथ्स की तरफ जाने वाले हैं, हम इक्वेशंस की बात करेंगे, समीकरणों की बात करेंगे। तो कौन सा समीकरण है, कब उपभोक्ता संतुष्ट हो पाएगा, कब उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हो पाएगा, ये सारी बातें आज के लेक्चर में कवर करनी है। क्योंकि जो बजट शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हम बहुत सी बार कुछ सामानों को इसलिए छोड़ देते हैं कि नहीं साहब मेरे बजट में नहीं है। अब ये बजट है क्या, क्यों ऐसी क्या बात है कि जो नहीं है मेरे बजट में, और क्यों कहा जाता है कि नहीं साहब ये मेरे बजट से बाहर है, ये तो मेरे अपन जब दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं भैया इस बजट के बीच में दिखाना, शर्ट दिखाओ तो 300-400 के बीच में दिखाना, मेरा इतना ही बजट है। तो ये बजट शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारी रोजमर्रा के जीवन को बड़ा प्रभावित करता है। और बजट जो शब्द है, आपने सरकारों के बारे में भी सुना होगा कि राज्य सरकार का बजट आ रहा है, केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, इनके बारे में भी सुना होगा। मतलब एक एक व्यक्ति, हम यहाँ पर उपभोक्ता के बजट की बात कर रहे हैं और हम जब समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो हम सरकार के बजट की बात करेंगे। मतलब एक व्यक्तिगत से लेकर के पूरे देश के लिए बजट की आवश्यकता होती है। तो ये बजट बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ही आवश्यक है। अब पहले तो ये समझते हैं कि इस बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। यह बजट शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है बेटा, वो इस शब्द से मानी हो जाती है। ये लिखा जाता है बजट, और ये शब्द जो है वो फ्रांसीसी शब्द है। कहां का शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांस का शब्द है, तो उससे माना जाता है ये बजट, ठीक है। और इस बजट का जो अर्थ निकाला जाता है वो है चमड़े का थैला। क्या है? चमड़े का थैला, चमड़े के थैले या चमड़े का जो थैला होता है, चमड़ा जानते हैं ना, लेदर जो होता है उसका थैला, ठीक है। और फिर 1733 में, 1733 में सबसे पहले इंग्लैंड में बजट शब्द का प्रयोग हुआ और उसमें कहा गया कि बजट का अर्थ है जादू का पिटारा, जादू का पिटारा। ओके, तो बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? फ्रांसीसी शब्द बजट से हुई है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला है। सबसे पहले शब्द का प्रयोग कहां पे करा गया है? इंग्लैंड में करा गया है 1733 में, और इसका अर्थ क्या बताया गया कि बोले जादू का पिटारा है बजट, ठीक है। तो ये बजट शब्द की उत्पत्ति हो गई। और जब हम लोग सरकारी बजट पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि बजट के क्या उद्देश्य होते हैं, बजट क्यों बनाया जाता है सरकार के द्वारा, और बजट शब्द को बड़ी गहराइयों में लेकर के जाएंगे। परंतु आज जब सिर्फ हम उपभोक्ता का बजट पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि मनीष सर के कुछ रिवाज है, मनीष सर की कुछ परंपराएं हैं, और उन परंपराओं के तहत यह है कि वो शब्द को बड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो अपन शब्द को पहले समझ रहे हैं। तो बजट कहां से आया है, कैसे आया है, उसका कैसे जन्म हुआ, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। अब अगर मैं बात करूं कि ये बजट एक्चुअल में होता क्या है, इस बजट की अगर अपन बात करें तो ये बजट होता क्या है। बजट का अर्थ जो होता है बच्चों, और बजट को इंग्लिश में हमेशा यूं लिखा जाता है, और जो बजट का अर्थ होता है वो क्या होता है उसको देखिएगा। किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था के आय एवं व्यय का ब्यौरा या हिसाब किताब होता है, हिसाब किताब होता है।
बड़े ही आसान शब्दों में आपको लिखा रहा हूं, हिसाब किताब होता है। अगर इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है आय एवं व्यय। देखो अब क्या लिखा है मैंने, बजट क्या होता है किसी भी व्यक्ति का। देखो बजट हर सबका होता है, एक पर्सन का भी होता है, एक परिवार का भी होता है, एक संस्था का भी होता है, सबका होता है, सरकार का भी होता है। सरकार का बजट हम अलग से पढ़ेंगे। तो अभी हम एक सिर्फ नॉर्मल देखते हैं, किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था के आय मतलब उसकी इनकम, कि उसके पास पैसा कहां से आ रहा है। 5,000 यहां से कमाए, 10,000 यहां से कमाए, 20,000 वहां से कमाए, ये उसकी इनकम हो गई। मेरे पास पैसा यहां से आ रहा है। अब पैसा आया है तो आप हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार कहता हूं कि किसी एक व्यक्ति की इनकम दूसरे के लिए खर्चा होगी। किसी एक व्यक्ति की इनकम, जैसे निखिल सर आज मुझे पेमेंट करते तो मेरे लिए इनकम है पर उनके लिए खर्चा है, ठीक है। और उनको कहीं से पेमेंट होता तो उनके लिए इनकम है पर दूसरे पर्सन के लिए वो क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। मैं दुकान पर गया, दुकान वाले को मैंने पेमेंट करा, उसके लिए इनकम है पर मेरे लिए खर्चा है। तो एक व्यक्ति की इनकम दूसरे के लिए हमेशा क्या होगी, खर्चा होगी। तो अब मेरे पास आय आई है, इनकम आई, तो मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्चा करूंगा। तो जितना पैसा मेरे पास है अब उसका मैं क्या करूंगा, व्यय करूंगा, खर्चा करूंगा, ठीक है। अब खर्चे का ब्यूरो का मतलब ही होता है हिसाब किताब बेटा, कि मेरे पास इनकम कितनी आई, मेरा कितना खर्चा है। अब हम क्यों कहते हैं कि हमारा बजट में नहीं होता, मतलब मेरी जितनी इनकम है, मैं जितना कमाता हूं या मेरे पास जितने पैसे अभी जेब में है, उस रेंज में वो सामान नहीं आता था, हम लोग कह देते हैं वो बजट में नहीं है। अब देखो, अब 3-4 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो ऐसी हो सकती है कि जब आपकी आय और व्यय दोनों बराबर हो जाए, आपका आय और व्यय दोनों बराबर हो जाए। आपने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए खर्च हो गए, तो यहां तो किसी बात का कोई दुख नहीं है, मस्त रहो, बिंदास रहो। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपकी आय ज्यादा हो जाए और व्यय कम हो जाए। आपने 100 रुपए कमाए पर खर्चा 90 का ही हुआ, तो 10 रुपए बच गए, बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आय कम हो और व्यय ज्यादा हो जाए, ठीक है। मतलब कमाए 100 रुपए और लगे 110 रुपए गए, तो 10 रुपए कहां से आए, हमने किसी ना किसी से उधार लिए। ये सारी कंडीशंस हो सकती है। आप कभी अपने मम्मी पापा के पास बैठिएगा। और वैसे मैं जीवन में हमेशा हर बच्चे को कहता हूं कि बेटा आप कितने ही सफल बन जाओ, आप देश के बड़े से बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़िए, आप विश्व के बड़ी से बड़ी संस्थान में पढ़िए, कहीं पर भी पढ़िए, आप कितने बड़े क्यों ना हो जाए, परंतु कम से कम आधे घंटा अपने माता पिता के पास जरूर बैठे। मैं परिवार का नाम नहीं लेता हूं, भैया भाभी दीदी जीजा इनके पास बैठने की इच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु माता पिता के पास जरूर बैठे, क्योंकि वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो जीवन अब भी आप देख रहे हो उस जीवन से वो गुजर चुके हैं, उनको बड़ा अनुभव है। अब बहुत से बच्चे मुझे आकर के कहते हैं सर हम कैसे, हमारे माता पिता को तो पढ़ाई का नॉलेज नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके पास क्या बैठे। अरे भाई ज्ञान है ना, ज्ञान किताबों के साथ साथ अनुभव से भी आता है, जिंदगी जीने से भी आता है। उन्होंने जिंदगी जी है बेटा, तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, वो प्रैक्टिकल देख करके आए हैं हर जीवन में, तो इसलिए उनके पास बैठा करो। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि हम माता पिता के पास बैठे, उनसे अपनी समस्या शेयर करें, उनकी समस्याएं जाने, अपनी बात रखे, वो अपनी बात रखे। बेटा जो ज्ञान माता पिता दे सकते हैं वो कोई भी वेबसाइट आपको नहीं दे सकती, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। जितना समर्थन, जितना सपोर्ट आपको आपके माता पिता कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति जीवन में नहीं कर सकता। अगर पूरी दुनिया भी थूकेगी ना, उस दिन भी आपके माँ बाप बोलेंगे कोई बात नहीं, मेरा बेटा बेटी है। चाहे आपको घर में ला करके एक बार मार लेंगे, घर में ला करके चमड़े का बेल्ट निकाल करके मारेंगे, पर एक बार बाहर से तो बचा कर करके ही ले आएंगे। तो ऐसे होते हैं माता पिता। तो माता पिता के पास समय बिताया करो। अब जब आप बैठोगे ना माता पिता के पास, तो उनसे पूछो पापा जी मम्मी जी जैसे कितना महीने का आ जाता है और कितना अपना खर्चा होता है, तो वो आपको बताएंगे देखो बेटा अपन 10,000 रुपये महीने के कमाते हैं, पर 2,000 घर का किराया, 3,000 घर का राशन, 3,000 तुम तीनों भाई बहनों की फीस हो जाती है, कितने हो गए 8,000, ठीक है। 2,000 दवाई पानियों पे लग जाते हैं, 2-3,000 और एक्स्ट्रा। तो फिर आप पूछोगे पापा जी इनकम तो 10 ही थी, ये तो खर्चा 13 का हो रहा है, 3। बोले बेटा 3 उधार लेते हैं, फिर जैसे कभी कभार थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम होती है तो उधार चुकाते हैं। तो अब आप क्या है कि आप जब उनके पास बैठोगे तो ये चीज आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। वैसे मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूं, पर प्रैक्टिकली आप बैठोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो बजट क्या है कि किसी भी परिवार या संस्था का आय मतलब उसकी इनकम और उसके खर्चे का पूरा हिसाब किताब होता है, उसी को हम लोग बजट कहते हैं कि साहब मैंने इतना कमाया है और मुझे इतना खर्च करना था, इतना कर दिया, ये सब कुछ मेरा क्या है, बजट होता है। बजट में 3 कंडीशन हो सकती है, या तो आपकी आय और व्यय बराबर हो सकते हैं, मतलब 100 रुपए कमाए 100 ही खर्च कर दिए, या 100 रुपए कमाए 90 खर्च करे, या 100 रुपए कमाए और 110 खर्च हो गए। तो ये प्रकार का आपका पूरा बजट हो सकता है। तो बजट का सीधा सा अर्थ हमने जान लिया। और बात करते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब आप सभी को पता ही है, जो भी वस्तु को उपभोग करने वाला हो। तो हम हर व्यक्ति क्या है, एक प्रकार से उपभोक्ता है, और हम हर चीज बजट में रखना चाहते हैं। हमने क्या देखा था कि हम 2 वस्तुओं पर
अपनी आय को खर्चा करेंगे और उन दो वस्तुओं से हम अधिकतम संतुष्टि पाना चाहेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि पाना चाहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि कब मिलेगी? जब मुझे मेरी आय के अंदर अंदर, मेरे इनकम के अंदर अंदर, मेरे बजट के अंदर अंदर मुझे वो वस्तु ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो जाए, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये उपभोक्ता का बजट होता है। अब आइए इसको आगे एक एक करके एक एक पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा में पैसे या आय ऐसी दो वस्तु पर व्यय करने के लिए है जिनकी लागत बाजार में दी गई है। तो अब इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि मान लीजिए किसी एक उपभोक्ता के पास, जैसे मान लीजिए आज आप ही हो, जैसे मान लीजिए आप एक उपभोक्ता और आपके पास एक निश्चित मात्रा में पैसे या आय है। सबके पास एक निश्चित मात्रा में पैसे या इनकम आती है। जैसे मान लीजिए आप महीने के 10,000 कमा रहे हो, कोई महीने के 20,000 कमा रहा होगा, कोई महीने के 40 भी कमा रहा होगा, कोई महीने के 1 लाख भी कमा रहा होगा। तो सबके पास क्या है? एक निश्चित आय आती है, एक फिक्स इनकम आती है कि साहब इतना पैसा हमारे पास आ गया। उसे दो वस्तुओं पे क्या करना है? व्यय करना है, खर्चा करना है। ठीक है, वो दो वस्तुएं कोई सी भी हो सकती है, एक्स वाई हो सकती है, आम केला हो सकती है, जो भी आपकी मर्जी हो वो हो सकती है, करने के लिए जिनकी लागत बाजार में दी गई है। और जिनकी लागत मतलब जिनका खर्चा है, जिनकी कॉस्ट है, वो क्या है? बाजार में दी गई है कि हाँ भैया ये जो सामान आप खरीदना चाहते हो इसकी इतनी प्राइस है, इसकी इतनी कीमत है। उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अलग अलग या मिली जुली ऐसी मात्रा को नहीं खरीद सकता जिनका वह उपभोग करना चाहता है। तो देखिए, उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अलग अलग या मिली जुली ऐसी मात्रा को नहीं खरीद सकता जिनका वह उपभोग करना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग खरीद लेगा मिली जुली, उसको एक क्या है? उसको बंडल मिलेंगे बेटा। उसको क्या मिलेंगे? बंडल मिलेंगे। बंडल या जिनको हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। उसको सेट मिलेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमारी इनकम के हिसाब से हमें चीजें ऑफर होंगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जो मेरी इनकम है वो 100 रुपए है, मेरी इनकम 100 रुपए है। इसको मैंने लिख दिया, मेरी इनकम कितनी है? 100 रुपए। और आज जैसे मान लीजिए मैं दो वस्तु खरीदना चाहता हूं, मैंने बोला मुझे आम खरीदने हैं, आम है 50 रुपए किलो, आम है 50 रुपए किलो, और केले जो है वो है 25 रुपए किलो। तो मैं क्या करूंगा? आम की मात्रा, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा? आम का मूल्य, आम का मूल्य। यही होगा ना भाई। आप ऐसे तो करते हो कि आप पूछते हो हाँ भाई अंकल कितने के दिए आम? आपने बोला 1 किलो 50, 1 किलो आम 50 रुपए के दिए। बोले अच्छा 1 किलो आम 50 रुपए के। आपने 1 किलो आम, तो 1 किलो आम और ये 50 रुपए हो गए। बोले ठीक है। अब आपको एक और वस्तु खरीदनी, तो एक और वस्तु के लिए आप क्या करोगे? इसमें प्लस कर दोगे। अब प्लस के लिए क्या करोगे? केले की मात्रा, और इस केले की मात्रा से क्या गुणा कर दोगे? केले का मूल्य, केले का मूल्य। अब केले जैसे मान लो, अब देखो आपकी इनकम 100 रुपए थी, 50 तो आपने 50 रुपए के दाम खरीद लिए, अब 50 रुपए और बाकी है। और केले आप 2 किलो खरीद लोगे, तो 2 किलो केले मल्टीप्लाई बाय 25 रुपए। तो 1 किलो प्लस गुणा 50 से करोगे तो 50 रुपए, और ये प्लस का साइन लगा रखा, प्लस का साइन ले लो, और 2 को 25 से गुणा करोगे तो कितना आ गया बेटा? 50 रुपए। तो अब मेरा यहाँ पे क्या आ गया? 100 रुपए आ गया। तो मेरी आय भी 100 रुपए थी और मेरा व्यय भी 100 रुपए हो गया। तो यहां तक बढ़िया काम है, बहुत ही अच्छी बात है। 100 रुपए 100 रुपए हो गया। अब आपके पास अलग अलग बजट, आपको अलग अलग बंडल मिलेंगे। हो सकता है कि आप 50 के केले और 50 के आम खरीद लो, हो सकता है कि आप 25 के आम और 75 के केले खरीद लो, ये भी हो सकता है कि भैया आप 0 के आम और 100 के ही ये खरीद लो, या ये भी हो सकता है ये 100 का खरीद लो, ये 0 के खरीद लो। ये आपकी इच्छा पे, आपकी संतुष्टि पे निर्भर करता है, वही बात यहाँ पर बताई गई है। परंतु बस हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं पर खर्चा कर पाएगा जिनका योग या तो उसकी इनकम के बराबर रहेगा या उससे कम रहेगा। मतलब इनकम हमेशा ज्यादा रहनी चाहिए। ये जो तीसरी वाली कंडीशन है ना, वो अपनी यहां पे नहीं मानी जाएगी। जो भी मैंने आपको पढ़ाई ना, ये वाली जो कंडीशन है ना बेटा, ये वाली कंडीशन अपन यहाँ पे नहीं मानेंगे। अपन मान के चलेंगे कि जितनी उसकी इनकम है उस इनकम में ही वो खर्चा करेगा। मतलब वो चद्दर से बाहर पैर नहीं निकालेगा। ठीक है, वैसे रियल लाइफ में तो होता है कि हम उधार ले लेते हैं, कर्जा लेते हैं, वो चीजें पॉसिबल है और होती भी है। और पर अभी हम यहाँ पे नहीं मानेंगे, वो चद्दर से पैर बाहर नहीं निकालेगा। अगर चद्दर 100 रुपए तक की है तो 100 रुपए तक का ही खर्चा करेगा। तो या तो ये वाली कंडीशन हो सकती है जहां पर आय और व्यय दोनों बराबर हो जाए, जैसा भी दिखाया, और दूसरा आय ज्यादा हो और व्यय कम हो, ये वाली कंडीशन हो सकती है। तीसरी वाली कंडीशन अभी नहीं होगी। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उपभोग बंडल दोनों वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। अब उपभोक्ता के लिए जो उपभोग बंडल है, ठीक है, जिन चीजों का उसको उपभोग करना है, उसका जो बंडल है, उसके सेट है, ठीक है, उन दोनों वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। ठीक है, उपभोक्ता
जो भी खरीदेगा, जो बंडल है, वो किस पर निर्भर करता है कि भैया उन दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी है, उनकी प्राइस कितनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी आय कितनी है। क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा हुई तो आप कम अपनी मात्रा लोगे, क्योंकि आपकी आय लिमिटेड है, आय जो है वो आपकी फिक्स है। तो आप ये जो निर्भर करता है कि आप किसी वस्तु की कितनी मांग करते हो, कितनी डिमांड करते हो, तो मुख्यतः ये किन चीजों पर निर्भर हो रही है, जो आप मांग कर रहे हो वो किन चीजों पर निर्भर हो रही है। एक तो वस्तु की कीमत पर, दोनों वस्तु की जो कीमत है उस पर निर्भर हो रही है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय, इनकम। देखो वैसे किसी भी वस्तु की जो मांग होती है वो और भी चीजों से प्रभावित होती है, जैसे जो दूसरे वस्तु है, जैसे स्थापन वस्तुएं हो गई, पूरक वस्तुएं हो गई, उनसे भी प्रभावित होती है। और भी ऐसे अनेकों कारण होते हैं, जैसे कि उसका टेस्ट कैसा है, उसका प्रेफरेंस कैसा है, ये सब कुछ। परंतु अभी हम यहाँ पे बात करेंगे वस्तु की कीमत और उपभोक्ता क्या है। आज आपकी जो भी इनकम है, या मान लो आप मार्केट जाते हैं और जेब में पैसे लेकर के जा रहे हैं, 500 रुपए लेकर के गए, आपने दुकान पे गए और बोला सर अंकल मुझे टी शर्ट दिखाइए। अब टी शर्ट दिखाए तो वो सीधा से पूछेगा भाई आपकी रेंज बता दो। रेंज का मतलब क्या है, कहां तक की लेना चाहते हो। आपकी जेब में 500 रुपए, आपने बोला मुझे 2 टी शर्ट लेनी है और रुपए 500, तो 250-250 रुपए तक की दिखा दो। तो अब क्या हुआ, ये एक बंडल बन गया कि हाँ भाई 250-250 की लेनी, उससे ज्यादा नहीं लेना, 200-250 तक की एक टी शर्ट अपन को लेनी होगी। तो ये किस पर निर्भर करता है, उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है, और आपको किस प्रकार की वो चीज दिखाएगा, किस प्रकार का आपको सेट ऑफर करेगा, वो किस पर निर्भर करता है, वस्तु की कीमत और आपकी आय। क्योंकि अगर वस्तुओं की कीमत ज्यादा हुई और आपकी आय उसके बराबर नहीं है तो आप वैसे नहीं खरीद पाओगे, वैसे नहीं खरीद पाओगे। और आपकी आय इतनी है तो आप उसके हिसाब से आप वस्तुओं की कीमत के हिसाब से आप सामान खरीद सकते हो। तो ये जो निर्भर करता है, ये हमारी आय पर भी निर्भर करता है और वस्तुओं की कीमत पर भी निर्भर करता है कि हम कौन सी वस्तु खरीदते हैं और कौन सी नहीं। निश्चित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या बराबर हो। तो निश्चित आय, उसकी आय एक फिक्स इनकम है, ठीक है, और दोनों वस्तुओं की जो कीमत है उन दोनों को देखते हुए अपनी आय को भी देखेगा और दोनों वस्तुओं की कीमत को भी देखते हुए जो उपभोक्ता है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बंडल को, उसी सेट को खरीद सकता है जिनका मूल्य या तो उसकी आय से कम होगा या बराबर होगा। ठीक है, या तो क्या होगा, आय जो है वो खर्चे के बराबर हो, ठीक है, या आय आपकी ज्यादा हो, इनकम आपकी क्या हो, ज्यादा हो, तभी वो खरीद सकता है, नहीं तो नहीं खरीद सकता। क्योंकि ऐसा तो है नहीं दुकान में खड़ा है और कर्जा लेकर के आएगा बीच में भाग कर करके, वो पॉसिबल नहीं है। तो यही दो पॉसिबल होंगे बच्चों। अब बात करते हैं बजट सेट की एवं बजट रेखा की। ठीक है, अब बजट सेट और बजट रेखा क्या होती है वो जानेंगे, पर आ जाइए। तटस्थता वक्रों की जानकारी से उपभोक्ता यह निश्चित नहीं कर सकता कि उसे विभिन्न वस्तुओं की कितनी मात्रा उपयोग करनी चाहिए। देखो अब तटस्थता वक्र, अनदिमान वक्र हम लोगों ने पढ़े। अब अनदिमान वक्र से उपभोक्ता यह पता नहीं लगा पाता है, यह तय नहीं कर पाता है कि उसको कौन सी वस्तु की कितनी मात्रा उपभोग करनी है। ठीक है, उसको अलग अलग बंडल हमने दिखाया और सारे बंडलों से उसको सेम संतुष्टि मिल रही है, ये चीज हमने देखा, परंतु उसको ये नहीं पता कि कौन सी वस्तु की कितनी मात्रा में खरीदूं, उसको ये बात नहीं पता है। अब क्या है, यहाँ पर एक थोड़ा सा उसको जो खरीदेगा ना उस पर थोड़ी सी रोक लग जाएगी। रोक किससे लगेगी, बजट से। साहब मेरी इतनी आय से बाहर नहीं खरीदूंगा, तो अब वो सब कुछ नहीं खरीद सकता और सब कुछ उसको संतुष्टि भी नहीं देगा। उसको वही चीज संतुष्टि देगी जो उसकी आय के नीचे नीचे में आ जाए, जितनी आय है उसके अंदर अंदर में वो सामान वो खरीद सके, वही चीज उसको संतुष्टि देगी। उपभोक्ता को इस बारे में निर्णय लेने के लिए इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसे कितनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करना है और वस्तुओं की प्रति इकाई की कीमत क्या है। तो इसलिए अब उसको कौन सी मात्रा खरीदनी है, कौन सी वस्तु खरीदनी है, कितनी मात्रा में खरीदनी है, तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए बेटा। ठीक है, ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान ये होना चाहिए कि भैया उसके पास कितनी आय है, उसकी इनकम कितनी है, और जो वस्तु खरीदना चाहता है उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत क्या है। क्योंकि भैया कीमतें देखेंगे और कीमत देख करके हमें ये पता चलेगा नहीं साहब अपने बजट में नहीं है, मतलब जितना अपन पैसा लेकर के आए अपनी जितनी आय है उसमें ये नहीं है। जैसे बहुत सी बार मॉल में जाते हैं तो मॉल में पर्सनली अपन लोग देखते हैं, अरे यार कपड़ा तो अच्छा है पर उसका टैग देखते हैं, अरे यार महंगी, अपन नहीं लेंगे, अपने बजट में नहीं। तो बहुत सी बार अपन बजट में ना होने के कारण कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, कुछ चीजों को त्याग देते हैं। और बजट सीधा सा क्या है कि मेरे पास जितना पैसा है या मेरी जितनी आय है उसके अंदर अंदर नहीं, उससे बाहर ही होगी। मान लीजिए उपभोक्ता की आय एम है, तो अब यहां से आपको मान करके चलना है। ठीक है, मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय एम है तथा दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमश तथा P1 और P2 है। तो अपन ने मान लिया कि जो आय है वो एम होगी और जो पहली वस्तु है उसकी कीमत P1 और दूसरी वस्तु की कीमत P2 होगी। बेटा देखो ये लिखा ऐसे जाता है, यूं लिखा जाता है। ठीक है, हमेशा 1 थोड़ा छोटा नीचे आता है। ये क्या होता है कि हम फॉन्ट में लिख नहीं पाते हैं यहाँ पर, इसलिए मुझे ऐसा बड़ा लिख करके लाना पड़ता है। P1 P2 यू नीचे लिखा हुआ होगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, तो सुधार कर लीजिएगा पहले।
यदि उपभोक्ता केले की x1 इकाई खरीदना चाहता है तो उसे कुल मिलाकर P1 x1 व्यय करना पड़ेगा। अब उपभोक्ता केले, ठीक है, अब केला एक वस्तु हो गई, उसकी x1 इकाइयां खरीदना चाहता है। x1 मतलब जैसे मान लो केले का 1 किलो खरीदना चाहता हो, ये इकाई है बेटा। अब ये भी कैसे लिखी जाएगी, ये ऐसे लिखी जाएगी, ये ऐसे लिखी जाएगी। तो अब देखो जैसे मान लीजिए कि भैया उसकी जो इनकम है, जैसे मान लीजिए कि जो एम है, अपन यहाँ पे एक बार मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, एम जैसे 100 रुपये मान लीजिए, और मैं ये कहता हूँ कि भैया जो केले की कीमत है, केले की जो कीमत है मतलब जो P1 है वो 25 रुपये है, ये लिख लिया। अब इसने क्या कहा है कि केले की x1 इकाइयां खरीदना चाहता है और कुल मिलाकर P1 x1 धन उसको व्यय करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, P1 x1 पूरा का पूरा धन व्यय करना पड़ेगा और वो m के बराबर आ जाएगा। मतलब क्या कह रहा है, P1 मैंने माना 25 रुपये और अब मेरी इनकम 100 रुपये, और ये x1 में कितनी क्वांटिटी खरीद लूंगा, उसके 4 किलो खरीद लूंगा, तो ये मेरे 100 रुपये हो जाएंगे बेटा, ये मेरे 100 रुपये हो जाएंगे। तो इसने यही बात कही है कि जब उपभोक्ता केले की संपूर्ण मात्रा खरीदना चाहेगा अपने बजट में तो उसको P1 मतलब जो पहली वस्तु है जो कि केला है उसकी जो प्राइस होगी वो, और x1 क्या है, जो पहली वस्तु उसकी जो टोटल इकाइयां हैं वो खरीदना चाहता है, जैसे यहाँ पे 4 किलो लिख दिया अपन ने, तो उसको वो धन व्यय करना पड़ेगा जितना भी वो खरीदता है। ये पे एक उदाहरण दिया है कितना वो खरीदेगा। दूसरा, इसी प्रकार से अगर उपभोक्ता आम की x2, अब आम कि x2 उसको x1 नाम दे दिया तो इसको x2 नाम दे दिया, इकाई खरीदना चाहता है तो उसे P2 x2, अब इसको कैसे लिखोगे, यूं लिखोगे P2 और x2 आपको लिखना होगा, धन व्यय करना होगा। अब इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम वही केस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इनकम 100 रुपए है, ठीक है, और अपन ने जैसे मान लीजिए कि आम की जो कीमत है वो 50 रुपए रख दी। अब उसको P2 x2 तो 50 रुपए और 2 किलो से कर देंगे तो 100 रुपए, तो इनकम भी 100 रुपए और हमारा खर्चा भी 100 रुपए। यदि उपभोक्ता केले की x1 इकाई और आम की x2 इकाइयों का बंडल खरीदना चाहता है तो उसे P1 x1 प्लस P2 x2 धनराशि व्यय करनी होगी। परंतु उसको दो वस्तुएं खरीदनी है। अब दो वस्तुएं खरीदने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहला P1 क्या है, जो पहली वस्तु है जैसे कि केला, उसकी प्राइस है और उसकी जितनी मात्रा खरीद रहा है, ठीक है, उस वो मात्रा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 25 रुपए और 4 किलो से कर दिया, ये आ गया। अब P1 x1 आ गया, ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली हो गया। अब हम दूसरी वस्तु भी खरीदते हैं तो दूसरी वस्तु की जो प्राइस है वो P2 हो जाएगी और जितनी इकाई खरीदना चाहते हैं वो x2 हो जाएगी। ये जो दोनों टोटल है वो मेरी इनकम के बराबर होनी चाहिए, या तो इनकम के बराबर होनी चाहिए या इनकम से कम होनी चाहिए बेटा। मतलब इनकम हमेशा मेरी ज्यादा होनी चाहिए और आय को हम किससे दर्शा रहे हैं, यहाँ पर एम से दर्शा रहे हैं, एम फॉर मनी और एम फॉर मनी सर ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे बिल्कुल इस चीज को क्लियर करके समझिए। अब P1 अपन ने जैसे केले की क्या मानी थी, 25 रुपए मानी थी, तो जैसे मान लीजिए मैं 25 रुपए और 2 किलो यहाँ केले यहाँ पे खरीद लेता हूँ। अब मान लीजिए मैंने ये आम है तो आम की प्राइस 50 रुपए मानी थी और 1 किलो अपन यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये देखो 25 को 2 से गुणा करोगे 50 प्लस 50 को 1 से गुणा करोगे 50, और मैं मेरी मान करके चल रहा हूँ कि मेरी जो आय है वो कितनी है, 100 रुपए, तो ये क्या हो गई, ये 100 रुपए हो गई। तो यहाँ पर 100 बराबर, मतलब ये वाला जो बंडल है ये वाला बंडल वो खरीद सकता है। तो हमारी जो एक इक्वेशन बनती है बेटा वो ये वाली बनती है, ठीक है। तो हमेशा बजट रेखा की या बजट सेट के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, P1 क्या है, जो पहली वस्तु है उसकी कीमत है, प्राइस है, x1 जो पहली वस्तु की कितनी इकाई आप खरीद रहे हो, क्वांटिटी मात्रा दर्शाता है, प्लस उसमें जो दूसरी वस्तु खरीदोगे उसकी कीमत को उसी वस्तु की मात्रा से गुणा कर दोगे, और वो ये दोनों का टोटल हमेशा आपकी टोटल आय से या तो बराबर में आना चाहिए या इनकम कम, आपकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए, ये कम होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक जैसा उदाहरण आपको मैं और दे देता हूं, चलो, कि भाई जैसे मान लीजिए कि भैया यहाँ पर 25 से हमने 1 किलो खरीद लिया, ठीक है, और प्लस 50 से हमने 1 किलो खरीद लिया, बराबर इनकम हम 100 मान करके चल रहे हैं। तो ये 25 प्लस 50 बराबर हम 100 मान करके चल रहे हैं, ये 75 और ये बराबर 100। तो क्या अब ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 100 जो इनकम है वो ज्यादा है और 75 वाला हो सकता है, पॉसिबल है। तो वहीं उन्हीं चीजों को उपभोक्ता खरीद सकता है जिनमें उसकी आय या तो बराबर होगी या आय ज्यादा होगी, ओके। वह यह बंडल तभी खरीद पाएगी जब उसके पास कम से कम P1 x1 प्लस P2 x2 धनराशि होगी। मतलब अब उसके पास क्या है, ये मैंने दर्शा दिया, P1 x1 प्लस P2 x2 धनराशि उसके पास होगी, इतना पैसा उसके पास होगा और ये बराबर हो या ज्यादा हो, कम हो, किससे, इनकम से।
वस्तुओं की विद्यमान कीमतों तथा अपनी आय के अनुसार उपभोक्ता ऐसी कोई भी बंडल उसी सीमा तक खरीद सकता है जब तक उसकी कीमत उसके आय के बराबर हो या उससे कम हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वस्तुओं की विद्यमान कीमतों। वस्तुओं की विद्यमान कीमतों का मतलब क्या है? जो वस्तुओं की अभी प्राइस है मार्केट में, जो वस्तुओं की अभी कीमत मार्केट में चल रही है, विद्यमान होने का मतलब अभी होना, ठीक है। तो जो वस्तुओं की कीमतें अभी मार्केट में है और उपभोक्ता की जो आय है, इन वस्तुओं की कीमतों और अपनी आय के अनुसार उपभोक्ता ऐसे ही बंडल को खरीद सकता है जो कि उसकी कीमत और उसकी आय के बराबर हो या उससे कम हो। तो मतलब या तो आय के बराबर होना चाहिए या आय से कम होना चाहिए। आप कभी भी ऐसी चीजों को नहीं खरीदोगे जो आपके बजट से बाहर होगी, मतलब आपकी आय से ज्यादा का खर्चा होगा। क्लियर? ये नॉर्मल सी बात है, आप लोग भी अपने जीवन में देखते हो और हम भी अपने जीवन में देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहीं गए और उसने बोला भैया शर्ट 700 की, मैंने बोला नहीं भैया अपना बजट 500 का है, 500 की दिखाओ। अपन वो चीज कभी भी नहीं खरीद सकते जो कि अपने बजट से बाहर होगी या हमारी इनकम से ज्यादा होगी। मैं पैंट और शर्ट लेने गया, मैं जींस और शर्ट लेने गया, मेरा बजट था 1000 रुपए। उसने बोला भैया दोनों 1200 में आ जाएगी। मैंने बोला नहीं नहीं भैया 1000 तक दिखाओ। हाँ वो 900 में दिखा देगा, मैं लेकर के आ जाऊंगा, पर 1200 वाली नहीं लेकर के आऊंगा। तो यही बात बोली गई है कि जो भी मार्केट में वस्तुओं की कीमत रहेगी और उपभोक्ता की आय रहेगी, उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं को खरीद सकता है जिसकी कीमत उसकी आय से या तो बराबर हो या कम हो। नॉर्मल सा फंडा है, सीधा सा फंडा है। यह असमानता उपभोक्ता का बजट प्रतिबंध कहलाती है, ठीक है। कौन सी असमानता की बात करी गई है? असमानता P1 X1 प्लस P2 X2 और ये वाला, ठीक है ना, इसको एक इक्वेशन, ये वाली जो असमानता है। असमानता का मतलब क्या है कि भैया यहां पर बजट ने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध का मतलब क्या होता है? रोक लगा देना, रोक देना। अब देखो हम सब कुछ तो खरीद नहीं सकते, हम सब कुछ तो कर नहीं सकते। इससे रोक किससे लगी है? बजट से लगी है कि हाँ साहब मेरा इतना बजट है बस। रोक लगाने का मतलब होता है कि जैसे मैं बोलूं बेटा नहीं आज इससे बाहर आपको नहीं जाना है, ये वाली लाइन है ना, इस वाली लाइन से कोई भी बच्चा आगे नहीं आएगा, तो मैंने रोक लगा दी यहाँ पे लाइन खींच करके, या मैंने यहाँ पे एक छोटी सी दीवार खींच दी यहाँ तक कि क्या भैया इससे आगे कोई भी बच्चा कूद करके आगे नहीं आएगा, ये मैंने रोक लगा दी। उसी प्रकार से जो हमारा बजट होता है, जो हमारी आय होती है, वो हम पर एक प्रतिबंध लगाती है कि भैया इससे ज्यादा का आप नहीं खरीद सकते, इसी के अंदर अंदर ही आपको खरीदना होगा और इसी के अंदर अंदर आपको अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरतों को पूरा करना होगा। तो ये वाला जो असमानता है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको क्या कहा जाता है? बजट प्रतिबंध कहा जाता है, जिसमें उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं का उपयोग कर सकता है जिनकी कीमत उसकी आय के या बराबर हो या कम हो। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है। अब उपभोक्ता के लिए जितने भी उपलब्ध बंडलों के सेट हैं उनको क्या कहा जाएगा? बजट सेट कहा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊं, जैसे अपन ने मान लिया कि भैया केले की कीमत 25 रुपए, आम की कीमत 50 रुपए, 25 50, और हमारी जो आय है वो कितनी है? 100 रुपए। अब जैसे इसमें देखो कौन कौन से बजट सेट हो सकते हैं। 25 से मैं 2 किलो केले खरीद लूं और 50 का एक खरीद लूं, ये भी पॉसिबल है। या फिर मैं 25 से 1 किलो केले खरीद लूं और 50 से भी एक खरीद लूं, तो ये तो 100 के बराबर है, ठीक है। ये 75 के बराबर है, ठीक है। तो एक बंडल ये हो गया, एक बंडल ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मैं 25 के 3 किलो केले खरीद लूं और 25 के आधा किलो जो आम है वो खरीद लूं, तो ये भी कितना हो गया? 100 रुपए हो गया। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग बंडल आपको मिलेंगे। इन सबको क्या कहा जाता है? बजट सेट कहा जाता है। मतलब आपके बजट के अंदर अंदर आपको कुछ चीजें ऑफर करी जा रही है, कुछ दो वस्तुओं का जो संयोग है वो सेट आपको दिया जा रहा है, उसी को क्या कहा जाएगा? बजट सेट कहा जाएगा। मतलब ऐसी वस्तुओं का जो आप खरीदना चाहते हैं और आपकी आय के अंदर अंदर है, ठीक है, उनका जो संयोग है उसी को बजट सेट हम लोग कहते हैं। तो सीधी सी बात है, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध जितने भी बंडलों के सेट होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बजट सेट कहेंगे। और उपभोक्ता के लिए होने का मतलब क्या है कि उसकी आय के अंदर अंदर ही होंगे। बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। यही बात मैंने आपको बोली। अब अगर आपसे बजट सेट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, तो ये बिल्कुल साफ सटीक तौर पर लिख दीजिएगा कि बजट सेट क्या है? उन सभी बंडलों का। बंडलों का अर्थ यहाँ पर क्या है? ये वाला, जैसे ठीक है, ये वाला है कि भैया यहाँ पर 2 किलो केले 1 किलो आम, ये वाला एक हो गया, ठीक है। 1 किलो केला और 1 किलो आम, ऐसे ये इनको बंडल कहा जाता है, ठीक है, बंडल सेट। ये जो बंडलों का संग्रह है, ठीक है, 1 2 3 4, ये इतने संग्रह, इतने आपके पास है, ये जो कि किस पर है? बाजार कीमत जो अभी है उस पर है और आपकी आय से आप खरीद सकते हो, उन सभी को बजट सेट कहते हैं। मतलब ये सारी उन वस्तुओं का सेट है जिनको हम हमारे बजट के अंदर अंदर खरीद सकते हैं, उसी को हम बजट सेट कहते हैं। ओके,
वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत का आशय धन की उस राशि से है जिसका भुगतान उपभोक्ता वस्तु की प्रति इकाई के लिए करता है। अब आपसे वस्तु की कीमत के बारे में पूछा जाए तो किसी वस्तु की कीमत का आशय, मतलब वस्तु की कीमत से आपका क्या मतलब है, क्या आशय है? वह धन की राशि है जिसका भुगतान उपभोक्ता वस्तु की प्रति इकाई के लिए करता है। मतलब वह राशि है जिसके लिए जो उपभोक्ता होता है उस वस्तु की प्रति इकाई के लिए खर्चा करता है। तो अब मैं एक वस्तु की इकाई, जैसे मैंने क्या कहा, जैसे अपन 1 किलो केला बोलते हैं, ये 1 इकाई हो गई, ठीक है, 1 इकाई हो गई ना कि भैया 1 किलो केला। मैंने बोला 1 किलो केला 25 रुपए का, तो ये उसकी क्या हो गई, वस्तु की कीमत हो गई। हम कहते हैं 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध की कीमत 40 रुपए, तो ये उसकी वस्तु हो गई, ये वस्तु की कीमत हो गई। हम कहते हैं एक शर्ट की 500 रुपए कीमत, तो 500 रुपए उस वस्तु की कीमत हो गई। मतलब पर इकाई के लिए, हर एक इकाई के लिए वो जितना धनराशि देता है उसको क्या कहा जाता है, उस वस्तु की कीमत कहा जाता है। किसी भी वस्तु की कीमत का आशय धन की उस राशि से है जिसका भुगतान पेमेंट करता है उपभोक्ता, क्योंकि जितना पेमेंट कर देगा मतलब उसकी कीमत उतनी थी। आज मान लीजिए अभी अपने आर्ट्स के कोर्स नहीं है 2023 में, परंतु जैसे आज आप मान लीजिए मुझे कोर्स में 100 रुपए दे देते, तो 100 रुपए क्या हो जाती, उस कोर्स की कीमत हो जाती। कम होता पेमेंट, 85 रुपए का पेमेंट होता है, 85 रुपए का पेमेंट होता, तो 85 रुपए उसकी कोर्स की कीमत हो जाती। तो जितना भुगतान कर देता है उपभोक्ता एक इकाई के लिए, एक इकाई के लिए वो भुगतान कर देता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वस्तु की कीमत कह देते हैं। यदि दोनों वस्तुएं पूर्णतः विभाज्य हो तो उपभोक्ता के बजट सेट में सभी बंडल x1 x2 समाहित होंगे, जबकि x1 तथा x2 ऐसी संख्याएं जो शून्य और p1 x1 प्लस p2 x1 m के बराबर या उसके बड़ी या उसके बराबर होगी। देखिए ये बात क्या समझिए, पूर्णतः विभाज्य समझिए। पूर्णतः विभाज्य मतलब देखो कुछ चीजें तो ऐसी होती है बेटा जिनका आप विभाजन नहीं कर सकते, अविभाज्य। जैसे मैं शर्ट खरीदता हूं तो शर्ट का विभाजन नहीं कर सकते कि हाँ मुझे इधर इधर वाली दे दो, इधर इधर वाली तो फाड़ दो, ऐसा तो आप कर नहीं सकते। पर कुछ चीजें होती है विभाज्य होती है, जैसे कि हम फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, उसने बोला भैया 1 किलो जो केले हैं वो 1 किलो आम जो है वो 50 रुपए किलो है, तो मैंने बोला भैया आधा किलो कर दो, हमने विभाजन कर दिया, आधा किलो दे दो। दूध वाले भी आते हैं, बोले 1 लीटर दूं, नहीं आज 3 पा दे दो, मतलब 750 ग्राम दे दो, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होगा, आप 750 ml दे दो, बस ऐसा है, ठीक है। या हम कभी कभार कह देते हैं ये जो वस्तु है इतनी दे दो, ठीक है। पर कुछ चीजें होती है जो विभाज्य नहीं होती, मतलब जिनका विभाजन नहीं हो सकता, जिनको बांटा नहीं जा सकता, पर कुछ चीजें पूर्णतः विभाज्य होती है, मतलब आराम से उनका विभाजन किया जाता है। जैसे कि मैंने दूध का, फल का, सब्जियों का, इनका उदाहरण दिया है, और हम ये करते भी हैं। हम जीवन में हमारे जहाँ पे घर की आवश्यकता, जैसे मान लीजिए कि आधा किलो सब्जी की है, तो मैं 1 किलो सब्जी क्यों लेकर के जाऊंगा, आधा किलो ही लेकर के जाऊंगा, भैया आधा किलो लौकी दे दो, ठीक है। या मान लीजिए आधा किलो ये वाला पालक दे दो, आधा किलो ये दे दो, अपन विभाजन हो सकता है वहां पे, ठीक है। हर इकाई में से भी क्या हो सकता है, विभाजन हो सकता है। तो उस विभाजन में बंडल सेट में x1 और x2, ठीक है, जो दो वस्तुएं हैं उनकी मात्रा, ठीक है, और x1 और x2 ऐसी संख्या हैं जो शून्य है, और p1 x1 2 ये वाला वही वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, फॉर्मूला यूं लिखा जाएगा, इक्वेशन p1 x1 p2 x2। अब ये ऐसे होता है बेटा, ये जो नीचे यू लगाया गया ना, ये क्या दर्शाता है, बराबर को दर्शाता है कि ये वाला एम के बराबर होना चाहिए, मतलब इनकम क्या तो बराबर होना चाहिए, और ऊपर वाला ये दर्शाता है कि इनकम ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और ये वाला कम हो। मतलब दो कंडीशन हो सकती है कि आपकी इनकम भी 100 रुपए हो और आपका 100 रुपए का खर्चा कर लिया, पॉसिबल है, और आपने खर्चा 90 का करा है और इनकम 100 है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो हमेशा या तो इनकम ज्यादा होनी चाहिए या आपका जो खर्चा है वो इनकम के बराबर होना चाहिए। यही बात यहाँ पर इस वाले में आपको समझाइए। धनात्मक चतुर्थांश के वे सभी बंडल जो रेखा के नीचे या उस पर स्थित बजट शीट में शामिल है। देखिए अब ये धनात्मक चतुर्थांश क्या होता है, इनको क्वाड्रेंट बोला जाता है बेटा, ठीक है। देखो आपने क्लास 10 तक में ये ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है। तो 4 ये चतुर्थांश होते हैं, या एक सेकेंड, क्वाड्रेंट उनको कहा जाता है, क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, ठीक 4 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये प्लस का है, 1 2 3 4, इधर नीचे हम आते हैं तो माइनस में आ जाते हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। इधर देखोगे तो ये प्लस में है, 1 2 3 4, ठीक है। और ये वाला जब इधर चलोगे तो ये माइनस का, -1 -2 -3 -4। अब ये वाला है ना, देखो एक सेकंड मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको समझ। ये वाला देखो बेटा, इसमें ये भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों, इधर भी प्लस का और इधर भी प्लस का है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक चतुर्थांश, मतलब पॉजिटिव जो क्वाड्रेंट है, मतलब दोनों पॉजिटिव वाले हैं ये वाले। अब इसमें देखो, इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ये नेगेटिव नेगेटिव वाला ही है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो इसने कहा है धनात्मक चतुर्थांश में, मतलब इस वाले में,
इस वाले में सभी बंडल जो रेखा के नीचे हैं या उस पर स्थित है वो बजट सेट में शामिल है। अब ये आ जाओ, आपका जो वक्र है उस पर आ जाओ। अब देखो ये अपना पॉजिटिव वाला ही है, क्योंकि इसके नीचे जाता और इधर जाता तो फिर अपन नेगेटिव पॉजिटिव में पहुंचते, पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव के हैं और ये भी पॉजिटिव के हैं, मतलब धनात्मक है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि ये जो रेखा आ रही है बजट रेखा, ये जो बजट रेखा है बेटा, इस बजट रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो आप खरीद सकते हो। तब क्या होगा कि आपने जैसे इनकम 100 रुपए थी तो 100 के बराबर का खर्चा आपने कर दिया। और जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट यहां, आप इस लाइन की सारी वस्तुएं खरीद सकते हो और इस लाइन के जो नीचे है वो वाले भी खरीद सकते हो, क्योंकि ये वो वाली कंडीशन जब 75 रुपए खर्च करे और इनकम 100 रुपए। ठीक है, यही बात अभी तक मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं कि भैया या तो आप इनकम के बराबर या इनकम से कम ही खर्चा कर सकते हो। अब जैसे ये बाहर कोई पॉइंट होगा, वो नहीं, वो आपके बजट से बाहर होगा। ठीक है, मेरे 500 की शर्ट मांगी तो मैं 500 की भी शर्ट खरीद सकता हूं, 300 की भी खरीद सकता हूं, पर 800 की शर्ट मैं नहीं खरीद सकता। वो 800 की शर्ट मेरे बजट के बाहर होगी। यही बात बोला गया है कि धनात्मक चतुर्थांश में। अब यहां पर एमसीक्यू बन सकता है, 1 मार्क्स में एमसीक्यू बन सकता है। काफी जो लोग होते हैं ना वो एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं बेटा, और पेपर बनते हैं ना बोर्ड के वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक होती है। अब मान लीजिए एनसीईआरटी में ये लिखा, एनसीईआरटी से ही उठाया मैंने, एनसीईआरटी में लिखा हुआ और एनसीईआरटी से सवाल पूछ लिया गया कि भैया कौन सा चतुर्थांश जो होता है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है कर्व का जिस पर कि बजट सेट या बजट रेखा बनाई जाती है। अब बच्चे क्वाड्रेंट ही नहीं समझेंगे, पर मैंने आपको क्वाड्रेंट भी समझा दिया, धनात्मक क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है वो भी समझा दिया। तो अब आपके लिए आसान है कि धनात्मक जो चतुर्थांश होता है उसी में, उसमें बंडल में जो रेखा के नीचे, इस वाली रेखा के नीचे या उस पर रेखा पर जो स्थित है, इस लाइन पर जो स्थित है, वो सारे के सारे उसके बजट सेट में शामिल है। बजट सेट का मतलब क्या है, मेरी जितनी आय है उस आय के अंदर अंदर जो बाजार में जो कीमतें दे रखी है उन कीमतों में मैं सामान को खरीद सकता हूं। ठीक है, रेखा का समीकरण P1x1, ये बच्चों फिर देखिए, मैं बार बार मैं आप लोगों को लिख करके यहां पे बता रहा हूं, इसलिए प्लीज गलती मत कर दीजिएगा। और ये यूं लिखा जाता है। ठीक है, रेखा का समीकरण P1x1 और प्लस P2x2 ये होगा। ठीक है, इस रेखा में वे सभी बंडल शामिल हैं जिनकी लागत m के बराबर है, मतलब या तो m के बराबर होगी या उससे कम होगी। इसी को क्या कहा जाता है, बजट रेखा कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बजट रेखा कहेंगे। सीधा सा सिंपल सा कर्व है, आपकी एनसीईआरटी की फोटो मैंने यहाँ पे लगा दी है, पढ़ लीजिए, मस्त रही, बिंदास रहिए, कोई समस्या वाली बात नहीं, सीधा सा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बजट रेखा कहते हैं। बजट रेखा के नीचे के बिंदु उन बंडलों को प्रदर्शित करते हैं जिनका लागत m से बिल्कुल कम है। अब बजट रेखा के, इस बजट रेखा के जो नीचे के ये जो पॉइंट है, ये सारे क्या दर्शाते हैं कि लागत कम है। मतलब इनकम तो 100 रुपए, आए तो 100 रुपए, पर खर्चा 100 से कम का ही है। मतलब 60 का होगा, 70 का होगा, 50 का होगा, 90 का होगा, पर 100 तक नहीं होगा। समस्तरीय अंतखंड उस बंडल का प्रतिनिधित्व करता है जिसको उपभोक्ता उसी स्थिति में खरीद सकता है यदि वह अपनी सारी आय केले पर व्यय कर दे। देखो अब ये अपना केला है। ठीक है, अभी एक बार नेक्स्ट पॉइंट भी देख लो। इसी तरह ऊर्ध्वाधर अंतखंड उस बंडल का प्रतिनिधित्व करता है जिसे उपभोक्ता उस स्थिति में खरीद सकता है जब वह अपनी सारी आय आम पर व्यय कर दे। देखो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझिएगा, यहां पर क्या कहा गया, समस्तरीय अंतखंड मतलब हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, अब देखो मेरी बात सुनो, अगर वो केले पे पूरी की पूरी खर्च कर देगा, मतलब वो आम पर बिल्कुल भी नहीं लेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ऊर्ध्वाधर मतलब होता है वर्टिकल बेटा, इस प्रकार से वो अपनी सारी आय आम पर भी खर्च कर देगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी है ना भैया, वो केला कुछ भी ना खरीदे, सारे रुपए का आम खरीद ले, और ये भी हो सकता है कि केले ही केले खरीद ले, आम ना खरीदे। तो दोनों कंडीशन पॉसिबल यहां पर बताई गई। कीमत रेखा, कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमतों के लिए देने होने पर प्राप्त कर सकता है। तो कीमत रेखा वही है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बतलाती है जिस पर उपभोक्ता अपनी आय के अनुसार वस्तु खरीद सकता है। मतलब बजट रेखा और कीमत रेखा ऑलमोस्ट सेम है, बजट लाइन प्राइस लाइन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब देखो ये वाली आपकी बजट रेखा या कीमत रेखा है, ठीक है, इसके नीचे नीचे के सारे क्या हैं, वो प्राप्त संयोग है बेटा, मतलब आप उनको खरीद सकते हो। इस लाइन पर जो भी है, मतलब आपकी इनकम के बराबर जो भी है, आप वो चीजें खरीद सकते हो। इनकम से जो कम है वो भी खरीद सकते हो, परंतु ये जो टी पॉइंट अब दे रखा है ये अप्राप्त संयोग होगा, ये नहीं खरीद सकते क्योंकि ये आपकी इनकम से ज्यादा है, आपके बजट से बाहर है। मतलब आपका बजट 500 रुपए का है तो आप 300 का सामान खरीद सकते हो, 200 का खरीद सकते हो, 100 का खरीद सकते हो, 450 का खरीद सकते हो, 499 का खरीद सकते हो। और जब आप 500 का सामान खरीदो तो वो उस पर आ जाएगा, और 499 तक का सामान इस पर आ जाएगा। ये दोनों खरीद सकते हो, परंतु कोई भी सामान 600 का, 800 का, 1000 का होगा वो नहीं खरीद सकते, वह अप्राप्त संयोग है क्योंकि वो आपके बजट में नहीं है। ओके,
इसी के साथ अपना जो आज का लेक्चर है उसको विराम देते हैं। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आज के लेक्चर पे अपनी राय जरूर रखिएगा कि सर बिल्कुल मज़ा आ गया, धमाकेदार लेक्चर था। और बच्चों पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए, इस चैनल को भी बढ़ाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको सभी जानकारी मिलती रहे। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।